आज 25 जनवरी है। सन 1924 की 25 जनवरी को श्री क्षत्रिय संघ के संस्थापक पूज्य तनसिंह जी का जन्म उनके ननिहाल जैसलमेर जिले के ग्राम बेरसियाला में हुआ था। आज उनका 97वां जन्म दिवस है। आज हमने अनेक स्थानों पर पूज्य श्री का जन्म दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया। कुछ स्थानों पर पूर्व संध्या के रूप में कल भी जन्म दिवस मनाया गया था। इन कार्यक्रमों में हमने पूज्य तनसिंह जी के प्रेरणादायी जीवन के बारे में सुना और हमें भी ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि हम भी संघ कार्य को उन्हीं की तरह समर्पित भाव से करते रहें। पूज्य तनसिंह जी ने श्री क्षत्रिय संघ की स्थापना की। आज हम उसी के संबंध में बात करेंगे कि ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि संघ की स्थापना करनी पड़ी। जब भी कोई संगठन बनाता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। कारण व्यक्तिगत हो सकता है, कारण राजनीतिक हो सकता है, कारण सामाजिक हो सकता है, कारण कोई तत्कालीन घटना के विरोध में भी हो सकता है। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा कारण अवश्य होता है जिसकी समाज की आवश्यकता के कारण, उस कारण से समाज की जो आवश्यकता पैदा होगी उसके कारण लोग संगठन खड़ा करते हैं। श्री क्षत्रिय संघ की स्थापना हमारे समाज में की गई तो निश्चित है कि समाज में कोई न कोई ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिसकी पूर्ति के लिए प्रयास किया जाए। और वो आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती हैं। उन आवश्यकताओं में से किस आवश्यकता ने किसी व्यक्ति को प्रभावित किया, उसके अनुसार उसी प्रकार का संगठन खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। हमारा समाज तो राजपूत समाज है। यहाँ क्षत्रिय शब्द आया है, क्षत्रिय योग संघ में क्षत्रिय शब्द आया है, तब बात आती है वर्णाश्रम प्रणाली की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन हम केवल किताबी ज्ञान के हिसाब से ही जानते हैं। इसमें कोई ऊंचा और कोई नीचा बिल्कुल नहीं है। आज की जो परिस्थिति है उसको देखकर लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इन सब में भेद है और वो भेद ये है कि कोई तो ऊंचे हैं, कोई नीचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो छुआछूत वगैरह की जो विकृति पैदा हो गई है ये बाद में पैदा हुई है। ये प्रणाली का अंग नहीं है, वर्णाश्रम प्रणाली का अंग नहीं है। वर्णाश्रम प्रणाली तो 4 भेद स्वभाव के हैं। जिनका जैसा स्वभाव होता है वो एक भेद में आ गए, जिसका दूसरा तरह का स्वभाव होता है वो दूसरे भेद में आ गए। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और पूरे संसार में, केवल हमारे भारत में नहीं, पूरे संसार में 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के स्वभाव के लोग पाए जाते हैं। वो जो 4 प्रकार के लोग हैं उनके लिए भगवान गीता में, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। ये जो 4 वर्ण हैं वो मैंने पैदा किए हैं। और किस हिसाब से पैदा किए हैं? गुण कर्म के विभाग से। जिसका जैसा गुण है, जिसके जैसे कर्म है, वो एक समान गुण, एक समान कर्म वाले एक वर्ग में आ गए, दूसरे समान गुण वाले एक कर्म वर्ग में आ गए। इस प्रकार से इनमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, केवल गुणों के अनुसार जो वो कर्म करते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार जैसा कर्म करते हैं उसका भेद जरूर है। और उसी हिसाब से 4 श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें आध्यात्मिक क्षेत्र की रुचि होती है, जो वेद पढ़ता है, यज्ञ करता है, जो अपने इंद्रियों का दमन करके बाहर भीतर की शुद्धि करता है और ईश्वर की ओर बढ़ने के मार्ग को खोज कर उस ओर बढ़कर जो कुछ उसने प्राप्त किया है उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ऐसे कर्म करने वालों को, ऐसे स्वभाव वालों को
कहा गया है ब्राह्मण। ब्रह्म को जो प्राप्त करते हैं और फिर उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए लोगों को जो उस मार्ग का दर्शन करते हैं, ऐसे लोग कहे जाते हैं ब्राह्मण। इसी प्रकार जो बलिदान कर सकता है, जो त्याग कर सकता है, जो अपनी वीरता से उपद्रवी तत्वों का नाश कर सकता है, सज्जनों की रक्षा करके दुर्जनों का नाश कर सकता है, दुष्टों का दमन कर सकता है, सज्जनों का संबल बनता है, धर्म की रक्षा करता है, अधर्म के विरुद्ध लड़ता है, ऐसा जो स्वभाव वाला व्यक्ति है उसको कहते हैं क्षत्रिय। ये स्वभाव का ही फर्क है, भेद सिर्फ स्वभाव का है। भेद कोई ऊंच नीच का नहीं है कि ये ऊंचा हो गया या नीचा हो गया। और जो खेती करता है, व्यापार करता है, पशुपालन करता है, जो समाज की इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है, उसको वैश्य कहा गया। कुछ ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के गुण लेके नहीं आते, इस प्रकार का स्वभाव लेके नहीं आते, वो कोई अलग से ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन कोई काम करता हो उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को शूद्र कहा गया। तो इनमें केवल जो भेद था वो वर्ग जो बना, और वर्ग भेद जो बना वो केवल स्वभाव के कारण बना, कर्म के कारण बना। इसमें कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है। इस प्रकार की जो विकृतियां हमने पैदा की हैं वो बाद की पैदा की हुई है। इसलिए उस बात को ध्यान नहीं देकर अगर वर्णाश्रम प्रणाली की बात की जाए तो एक बहुत ही उत्तम प्रणाली थी, जिसमें व्यक्ति अपने खुद के स्वभाव के अनुसार काम करता है तो अधिक दक्षता से काम कर सकता है और उस कर्म को वो आगे से आगे बढ़ा सकता है, उसमें और गुणवत्ता ला सकता है। इसीलिए जो विकृति आ गई वो तो केवल वहाँ ये नहीं है कि ऊंच नीच की विकृति है, हमारे जो स्वभाव थे उनमें भी विकृतियाँ पैदा हो गई। और ये जो ऊंच और नीच की बात पैदा हुई है, ये तो शायद हमारे स्वार्थ की जो सांसारिक प्रवृत्ति है उसके कारण से हमने किसी को ऊंचा बता दिया, किसी को नीचा बता दिया। लेकिन स्थिति ऐसी बना दी कि आज किसी को अगर शूद्र कहा जाए तो ऐसा माना जाता है जैसे गाली दी गई। शूद्र कोई नीचा काम करने वाला नहीं है, शूद्र वो है जो सेवा करता है, वो जो सबकी सेवा करता है, उसका कोई अपमान किया जाता है, उसको कोई नीचा बताया जाता है, उसका तो मान किया जाता है। ये जो वर्ण का भेद था ये स्वभाव के अनुसार था, लेकिन आगे जिस परिवार में एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के मार्ग पे चल रहा है, उस परिवार के बच्चे क्या सीखेंगे? उस परिवार के बच्चों में भी वैसी ही शिक्षा मिलेगी। देखते हैं मेरे पिताजी वेद पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, तो उनको देखकर वो बच्चा भी उसी प्रकार का काम करने का प्रयास करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे प्रश्न पूछना, उसी तरह की बात करना, और उनसे पिता से जो बातें की है उसी प्रकार की बातें दूसरों से करना, अपने साथियों से करना, और धीरे धीरे वो भी उसी मार्ग पे चलने लायक बन जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय देखता है उसके परिवार में क्या हो रहा है, युद्ध की तैयारियां हो रही है, जहाँ कहीं भी किसी के साथ दुराचार हो रहा है उसके लिए मेरे पिताजी पहुँच जाते हैं हथियार लेके, मेरे पिताजी पहुँच जाते हैं लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए। ये जो देखता है रात दिन, और जिसको पालने में ही शिक्षा दी जाती है इस प्रकार की, हिलाने देनी अपनी हलरिए हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, कि अपनी धरती की रक्षा के लिए अगर मरना भी पड़े तो मरो, इसी में सम्मान है, इसी में ही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। जब ऐसी शिक्षा बचपन से परिवार में मिलती है तो उस परिवार के बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। इसी प्रकार कृषि काम करने वाले बढ़ई है, बढ़ई के घर में काम हो रहा है और उसका लड़का उस काम को देखता है तो वो भी प्रयास करता है कि जब अकेला बैठा है, कोई नहीं है, तो उसको जो भी औजार मिला उसको लेके वो परीक्षण करने की कोशिश करता है कि मैं भी ऐसा करूं। और धीरे धीरे जो वो बड़ा होता है फिर कभी पिता भी कह देता है तू इसको ऐसा कर ले, तू इसमें ये कील ठोक दे, तुम्हें ये कर ले। हर काम में जो जैसा कर रहा है उसके परिवार में, उसके बच्चों में भी उस प्रकार का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए एक व्यवहारिक रूप ये बन गया कि वर्णाश्रम प्रणाली जो है वो जन्मना हो गई। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी इस बात को मानते थे।
वह स्वाभाविक रूप से स्वभाव के अनुसार थी, लेकिन व्यवहार में जब आई तो वो जन्मना हो गई। इसीलिए बहुत से लोगों ने इसको जन्मना माना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने जिस वर्ण में जन्म ले लिया उसका स्वभाव वैसा हो ही। अपवाद भी होते हैं, और अपवाद होते हैं वो पुराने काल से बराबर चले आ रहे हैं, होते रहते हैं। परशुराम ब्राह्मण के घर में जन्मे, लेकिन उनका व्यवहार कैसा था? क्षत्रिय के जैसा। विश्वामित्र क्षत्रिय के घर में जन्मे, लेकिन ब्रह्मऋषि बन गए। गौतम बुद्ध क्षत्रिय के घर में जन्मे, राजा के घर में जन्मे, लेकिन वो तो ब्राह्मण का काम कर रहे थे, लोगों को मार्गदर्शन कर रहे थे, ब्रह्म की ओर ले जा रहे थे लोगों को। यही महावीर कर रहे थे। ये अपवाद है। अपवाद तो होते रहते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से जन्मना भी ये वर्ण हमारा चलता रहता है, क्योंकि हमने उस हिसाब से ही उन प्रवृत्तियों को सीखा है जो एक उस वर्ण के लोगों में होनी चाहिए। हमारी जो व्यक्तिगत विकृतियां हैं वो धीरे धीरे हावी होती गई, और इस वर्णाश्रम प्रणाली में कुछ न कुछ गड़बड़ होती रही। वर्णों में विशुद्ध रूप से उसी प्रकार के स्वभाव वाले लोग बचे नहीं, बहुत कम बचे। और पिछले 1000 साल में, 1200 सालों में अपन देखें तब तो ये विकृति बहुत बड़ी है, क्योंकि बाहरी आक्रमण हुए, हमारा देश गुलाम रहा। जो बाहरी संस्कृतियां आई या बाहरी जो समुदाय आए, उन लोगों ने अपने समुदाय के हिसाब से लोगों पर प्रभाव डालने का प्रयास किया। उनको देखकर लोग प्रभावित हुए, और इस तरह से धीरे धीरे इनमें विकृतियां आती गई, और वैसा विशुद्ध स्वभाव बचा नहीं किसी भी वर्ण में। और ये स्थिति हमारे समाज की थी। अगर हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के लिए तो बताया गया शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। हैं क्या हमारे में ये गुण? कहाँ है हमारा शौर्य? कहाँ गया? और केवल शौर्य नहीं, शौर्यम तेजो, अपने चरित्र का इतना तेज कि उस तेज के कारण किसी की हिम्मत नहीं हो कि कोई गलत काम कर ले। उस तेज के कारण लोग प्रभावित होकर और अपने सही मार्ग को तलाशने का प्रयास करें, प्रभावित होकर सद्मार्ग पर चलने का प्रयास करें। वो तेज कहाँ है अब हमारे अंदर? नहीं रहा। धृति, धैर्य, हम धीरज धर ही नहीं सकते। हाथ में सरसों उगाना चाहते हैं हम तो, कि अभी डाला, आम गुठली रोपी, पानी दिया, और 2 घंटे बाद आके देखते हैं आया कि नहीं, पौधा आया कि नहीं बाहर। तो धैर्य तो बिल्कुल बचा ही नहीं है। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम, वो चतुराई, वो दक्षता, न ऐसी दक्षता है जो एक क्षत्रिय में, सच्चे क्षत्रिय में होनी चाहिए। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम, चुनौतियों से पीछे न हटें, चुनौतियों से बराबर मुकाबला करें। भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं जीवन में, चुनौतियों में कोई कमी नहीं रहती। उन चुनौतियों में हम कहीं पीछे न रह जाएं, उन चुनौतियों में भी हम लगातार डटकर मुकाबला करते रहें। ये गुण भी अब हमारे अंदर नहीं है। घबरा जाते हैं चुनौती से, और कुछ लोग जो चुनौतियों का सामना कर सकते हैं वो उन पर विजय भी हासिल करते हैं, उस चुनौती को पार भी करते हैं। युद्धे चापे पलायनम, दान देने की बात ही नहीं है। दान कोई रुपये पैसे से थोड़ा ही होता है। जो क्षत्रिय अपने प्राणों का दान दिया करता था लोगों के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, वो अब भूल गया, उस दान की परंपरा को ही भूल गया। ईश्वर भावस्य, ईश्वर का भाव क्या है कि ये सृष्टि सारी उसकी रची हुई है, इसमें जो जैसा है वो उसका है। वो ये नहीं देखता कि ये तो बहुत भला आदमी है, ये तो मेरा है, ये बहुत बुरा आदमी है, ये मेरा नहीं है। सब में ईश्वर का अंश है। उस अंश को इस जीव में आने, इस देह में आने के बाद में हमने किस प्रकार से मोड़ दिया है, ये हमारे ऊपर है। लेकिन ईश्वर का समान दृष्टिकोण रहता है। वो ईश्वर भाव हमारे में नहीं है। हम पक्षपात करते हैं, हम किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं। जिसको अच्छा मानते हैं उसके लिए हम गलत काम भी करने को तैयार हो जाते हैं।
तो जो क्षत्रिय का स्वभाव था वो हमारे अंदर अब बचा नहीं। और जब नहीं बचा, इसके अलावा क्या स्थिति बन गई, जिस समय 46 में तनसेन जी ने क्षत्रिय संघ की स्थापना की, उसके पहले और उसके बाद में उन 15-20 साल 30 साल का हम अगर थोड़ा बहुत जैसी लोगों से सुना है अवलोकन करें, तो उस समय हमारे समाज बटा हुआ था। हमारा समाज एक राजाओं का वर्ग था, एक जागीरदारों का वर्ग था और एक आम छुटभइयों का वर्ग था। आम राजपूत छुटभइये। स्थिति ये थी कि इतना भेदभाव था, एक ही माँ के पुत्र हैं, लेकिन जो बड़ा है वो तो राजा और जो छोटा है वो राजा के सामने चाकर की तरह रहता है। इसी प्रकार जागीरदारों में, ठाकुरों में, जो बड़ा है वो तो ठाकुर और जो छोटे हैं वो तो जैसे दूसरे लोग आके बैठते हैं वो आके बैठ जाओ। और उनके मतलब अभी तक कुछ वर्षों पहले तक ये स्थिति थी कि कुछ जिलों में कि ठाकुर साहब की मटकी से पानी कोई दूसरा नहीं पी सकता था। इतना वर्ग भेद। क्या स्थिति थी समाज की? शिक्षा थी नहीं बिल्कुल। और जो छुटभैया वर्ग था, यानी जो आम राजपूत था, वो तो किसी तरह कहीं सिपाही बन गया, फौज में बन गया, पुलिस में बन गया, या छोटी मोटी खेती करके अपना पेट भर लिया। इस तरह की स्थिति से गुजर रहा था। और जब वर्ग भेद हो जाता है तो समाज बिखर जाता है। और समाज में जब श्रेणियां अलग अलग बन जाती हैं तो स्थिति ये होती है कि एक श्रेणी दूसरी श्रेणी से ईर्ष्या करती है। प्रकट में चाहे वो न करें, कोई दबाव के कारण न करें, लेकिन मन ही मन ईर्ष्या और द्वेष पनपने लग गई। ऐसी स्थिति हो गई। उस स्थिति को देखकर जिसके पीड़ा पैदा होती है, उस पीड़ा में वो सोचता है इस स्थिति को मैं कैसे दूर करूं। और भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं बनी हैं। समाज में पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी होती रहेंगी। जिसको जो कमी नज़र आएगी उस कमी को दूर करने के लिए जो प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करेगा कि मेरे अकेले से पार नहीं पड़ सकती, इसलिए मैं एक संगठन खड़ा करूं, एक संस्था खड़ी करूं और उसके माध्यम से अधिक लोगों को जोड़कर मैं उस ओर बढ़ूं। जिस आवश्यकता की पूर्ति करनी है उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मैं बढ़ूं। तो जो संस्थाएं थी उनमें से अधिकतर राजपूत शब्द से ही बनी हुई थी। केवल एक अखिल भारतीय स्तर पर क्षत्रिय महासभा थी उस समय, लेकिन नाम क्षत्रिय महासभा था। वो भी क्षत्रिय शब्द का अर्थ समझकर क्या होता है और वो वैसे हम हैं या नहीं हैं, इस प्रकार का विचार नहीं था। लेकिन कुछ अन्य जो हमारी कमियां थी, जो हमारे गलत जो परंपराएं चल रही थी, गलत हमारे रीति रिवाज चल रहे थे, उनको दूर करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का बीड़ा उठा के वो खड़ी हुई। उन्होंने अधिवेशन किए, उसमें प्रस्ताव पास किए कि अब समाज में ये नहीं होगा, लेकिन कभी भी उन प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर कोई नज़र नहीं रही। वर्षों तक हमारी संस्थाएं प्रस्ताव पास करती रही शराब के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, टीके के खिलाफ, लेकिन जो प्रस्ताव पास करने वाले हैं उन्होंने भी कभी ये परवाह नहीं की कि मैं अगर इन्हीं बुराइयों के साथ जी रहा हूँ तो लोगों पे फर्क क्या पड़ेगा, कैसे असर होगा। तो संस्थाएं थी, किसी न किसी ने आवश्यकता समझी तब संस्था खड़ी की, लेकिन वो जिस भेदभाव को मिटाने के लिए चल रही थी वो मिटा नहीं पाई। क्षत्रिय महासभा में भी यही स्थिति रही कि क्षत्रिय की सार्थकता क्या है, इस बात की ओर बढ़ने में कमी रही। और इसी के कारण जो दूसरे स्थानीय संगठन थे वो भी उसी रीति से, उसी प्रकार से चलते रहे। पूज्य तनसेन जी में सामाजिक भाव बचपन से था। सामाजिक भाव नहीं हो तब तो कोई संगठन बनाने की सोचेगा ही नहीं। क्या ज़रूरत है, जैसा समाज है।
लेकिन जिसमें सामाजिक भाव है उसको समाज में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी या किसी भी प्रकार की कमी होगी तो उसको पीड़ा जागृत होगी और फिर अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए वो प्रयास करेगा। उस सामाजिक भाव का ही कारण था कि तनसेन जी जब चौपासनी में विद्यार्थी थे उस समय भी उन्होंने छात्रों का एक संगठन खड़ा करने का प्रयास किया, और जब विद्यार्थी थे उस समय भी उन्होंने महसूस किया कि हमारे समाज के प्रति लोगों की दुर्भावनाएं हैं। इसलिए तत्कालीन समाचार पत्र में उन्होंने लेख लिखा कि राजपूतों से लोग द्वेष क्यों करते हैं, क्या कसूर है राजपूतों का। लेकिन ऐसी पीड़ा जिनमें जगी उनको तो वो बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें ऐसी पीड़ा नहीं है उनके लिए कोई खास बात नहीं है, अखबारों में छपती रहती है, निकलती रहती है, आती रहती है। और जो उस समय के अन्य समाज में जो लोग सक्रिय थे उन लोगों ने तो उस लेख के ही खिलाफ लिखना प्रारंभ कर दिया। पर तनसेन जी का जो सामाजिक भाव था वो सामाजिक भाव निरंतर बढ़ रहा था, और ये पीड़ा कि मेरे समाज में कमियां हैं, मेरे समाज में ये जो बातें हैं इनको दूर होना चाहिए, हम संगठित होने चाहिए, हम किस प्रकार से संगठित हो सकते हैं, ये मंथन, विचार मंथन बराबर चलता रहता था। विद्यार्थी जीवन में ही चौपासनी स्कूल के बाद जब वो पिलानी में आगे की पढ़ाई के लिए गए तो वहाँ पर भी ये विचार मंथन रुका नहीं, और इसलिए पिलानी में जो साथी उस समय उनको मिले उनसे उन्होंने उसी प्रकार की चर्चा प्रारंभ की, उसी प्रकार का काम करने के लिए उनको तैयार करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे जो साथी पहुँचे उनके साथ मिलकर उन्होंने एक संगठन बनाया सन 1944 में। और वो जो संगठन बना उस संगठन की प्रणाली क्या हो ये स्पष्ट नहीं था। पीड़ा थी कि हम क्षत्रियत्व को भूल गए हैं, वो क्षत्रियत्व वापस पनपे कैसे, क्षत्रिय के गुण आवश्यकताएं तो समाज में उस समय और भी बहुत थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लगा तनसेन जी को वो ये लगा कि आज का हमारा समाज है वो क्षत्रियत्व को भूल गया है, और जब तक हम क्षत्रिय नहीं बनेंगे तब तक न तो हमारे जीवन की सार्थकता है, न हमारे समाज के जीवन की सार्थकता है, और न ही इस राष्ट्र में ढंग से शासन सुव्यवस्था वगैरह हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता उनको जो महसूस हुई वो ये हुई कि आज का राजपूत क्षत्रिय के गुणों को धारण करे और क्षत्रिय बने, पर करे कैसे ये स्पष्ट नहीं था। इसलिए वो विचार मंथन भी चलता रहा, और साथ में उस समय की जो प्रणाली थी कि जो संगठन होते थे वो अधिवेशन करते, अधिवेशन में प्रस्ताव पास करते, विचार व्यक्त करते, और उन प्रस्तावों के अनुसार फिर आगे अगले अधिवेशन में उनके ऊपर समीक्षा की जाती। तो इसी प्रकार का संगठन वो बना, उसके 2 अधिवेशन भी हुए। और वकालत की पढ़ाई करने के लिए जब तनसेन जी नागपुर गए तो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेड ऑफिस है, और वहाँ गुजरात राजस्थान से कुछ अन्य विद्यार्थी भी गए हुए थे वकालत करने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए। और उन लोगों में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे उन्होंने तनसेन जी से आरएसएस के बारे में बात की, और फिर आरएसएस की शाखा दिखाई। तनसेन जी ने देखा कि जो मैं इतने दिन से चिंता कर रहा हूँ ये कैसे हो, क्योंकि गीता में ये तो उन्होंने पढ़ा, गीता तो उनका विषय था, इसलिए गीता उनके जहन में उतर गई थी, गीता रम गई थी उनकी रग रग में, और इसीलिए क्षत्रियत्व पर वो जोर देना चाहते थे। और गीता में जो अभ्यास और वैराग्य का मार्ग बताया था वो भी उन्होंने पकड़ रखा था, लेकिन ये कैसे किया जाए अभ्यास, क्या करवाएं जिससे कि अभ्यास हो। वो जब आरएसएस की शाखा देखी तो उनको पहली चीज़ स्ट्राइक हुई कि पहली बात तो अभ्यास के लिए निरंतरता चाहिए, निरंतर कुछ न कुछ काम होना चाहिए, और अगर ऐसा हम निरंतर कर सकें तो जो काम हम निरंतर करेंगे उस प्रकार का हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो जो क्षत्रियोचित गुणों की कमी है उन गुणों को धारण करने के लिए हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए। और इसलिए
उन्होंने वहीं से पत्र लिखकर अपने साथियों को, जो उस समय यहाँ राजस्थान में थे और जो उस संगठन में सक्रिय थे, उनको बुलाया जयपुर में, और जयपुर में 2 दिन की एक मीटिंग रखी, जिस मीटिंग के माध्यम से क्षत्रिय युग संघ की स्थापना हुई, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अपन भी दैनिक रूप से निरंतर शाखाएं लगाएं, जिसमें जो बच्चे आ रहे हैं, जो युवक आ रहे हैं, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खिलाकर, जो गुण, जैसे कष्ट सहिष्णु होना चाहिए क्षत्रिय, तो कैसे बनाए उनको, कि उनको इस ढंग से खेल खिलाओ जिसमें कष्ट आए और उन कष्टों को वो बड़े प्रेम से सहन करे, उन कष्टों में वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, उन कष्टों में इन्वॉल्व होकर वो उसको पार करने की कोशिश करे। इसी प्रकार जैसे ईमानदारी है, सच्चाई है, नियमों का पालन करना है, अनुशासन है, और इन सब से धीरे धीरे अपन अपने स्वभाव को वैसा बनाएं तो वो धैर्य, हमारा चरित्र उज्जवल होगा, तो वो तेज, ये सारी चीज़ें जो है। दूसरा, हम जब ये क्षत्रिय के गुण क्या है और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय किसके लिए है, अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। क्षतात किल त्रायत इति क्षत्रिय। कौन है क्षत्रिय? क्षत्रिय वो है जो क्षय से त्राण करता है। तो ये जब सिखाया जाएगा तो धीरे धीरे हम जो दूसरे वर्ग हैं, उनके साथ में हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसमें स्पष्टीकरण होगा, और तब हम एक सच्चे नागरिक ही नहीं, सच्चे इंसान ही नहीं, सच्चे क्षत्रिय की तरह, अपने देशभक्त क्षत्रिय की तरह हम अपना जीवन जी सकते हैं, और तब जाकर जो हम समाज में बदलाव चाहते हैं वैसा उत्तम बदलाव मिल सकेगा। और इसलिए उन्होंने उस प्रणाली को अपनाने के लिए लोगों से कहा, लोगों ने उसको स्वीकार किया, और जब स्वीकार किया तो फिर क्षत्रिय युग संघ का ये जो नया रूप है 22 दिसंबर सन 1946 से प्रारंभ हुआ। और इस वर्तमान प्रणाली में लोगों ने, जो उनके उस समय साथी थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और धीरे धीरे शिविर लगने लगे। पहले बहुत कम शिविर लगा करते थे, आजकल बहुत शिविर लग रहे हैं। पिछले ये 10-12 महीने से ये जो एक महामारी का प्रकोप आ गया है, ये जो दुविधा आ गई है, तो इस दुविधा के कारण आजकल शिविर नहीं लग रहे हैं, ये बात अलग है। अन्यथा लगातार, लेकिन संपर्क नहीं टूटा है, परस्पर एक दूसरे के साथ संपर्क बराबर चल रहा है, वर्चुअल कार्यक्रम चल रहे हैं, और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत से आपस में मिलते रहते हैं, विचार प्रकट करते रहते हैं, संघ के साहित्य को ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। और इस 22 दिसंबर को, पिछली 22 दिसंबर को 74 साल पूरे हो गए। 22 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी, 74 साल पूरे होके 75वां साल प्रारंभ हो गया। 75 साल होता है हीरक जयंती का। ये मनुष्य की आयु का है, समाज की आयु का नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जो कार्यकर्ता हैं, हम जो इसमें सम्मिलित होते हैं, उनकी तो आयु मनुष्य की आयु है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे सामने भी बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ हम देख लें। और इसलिए इस हीरक जयंती वर्ष में हम क्षत्रिय युग संघ के बारे में जगह जगह पहुंचना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, उनको अपनी बात बताना चाहते हैं। जो गीता ने कही है क्षत्रिय के बारे में, उन बातों को हम अपने जीवन में उतारें। और केवल जैसे शौर्य की बात है, बहादुरी की बात है, निडरता की बात है, तो बहादुरी और निडरता तो आतंकियों में भी है। वो आतंकी था एक वीरप्पन, साउथ में कितने वर्षों तक उसने लोगों को तंग किया, तो उनमें भी बहादुरी है, निडरता भी है, आके भिड़ जाते हैं कई लोगों से। लेकिन ये तेज नहीं पैदा होता, इससे डर पैदा होता है। तेज तो वो है जिससे गलत मार्ग पे चलने वाला भी सही मार्ग पे आ जाए। तेज तो वो है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, जिनके चरित्र को देखकर लोगों को प्रेरणा मिले। तो वो तो जब तक हम हमारे चरित्र को क्षत्रियानुकूल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो हमें डेवलप नहीं हो सकता। तो जो क्षत्रिय का असली काम है, त्रायते इति क्षत्रिय, वो कार्य हम करना प्रारंभ करें, वैसा अपना जीवन बनाएं। इसके लिए क्षत्रिय युग संघ लगातार काम कर रहा है। और लगातार निरंतर काम करने से, निरंतर एक ही मार्ग पर चलते रहने से, निरंतर एक ही अभ्यास को दोहराते रहने से उस प्रकार का हमारा स्वभाव बन जाता है। और ये जैसा कहावत भी है
करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। तो जो हमारी विकृतियां हैं उनको दूर करना, उनका तो वैराग्य उनसे तो, और जो हमारे सद्गुण हमारे पास नहीं है उन सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना, ये इस प्रकार का काम क्षत्रिय संघ कर रहा है। हालांकि आज का जो वातावरण है वो बिल्कुल ही विपरीत है, इस प्रवाह के बिल्कुल विपरीत है। आज लोग स्वार्थ की ओर दौड़ रहे हैं। आज लोगों ने विकास का, समाज के विकास का जो परिभाषा है विकास की, वो भी बदल दी है। अधिक पैसा हो, अधिक राजनीतिक पहुंच हो और हम चारों तरफ छा जाएं, लोग हमारी गरज करते रहें, ऐसी स्थिति आ जाए, उसको विकास मानते हैं। विकास वो नहीं है। विकास तो है हम एक सच्चे व्यक्ति बने, सच्चे इंसान बने। हमको भगवान ने क्षत्रिय के घर में जन्म दिया है तो सच्चे क्षत्रिय बने, और सच्चा क्षत्रिय बनकर समाज को उसी मार्ग पे लाकर ऐसा समाज निर्मित करें जिसकी आज तक इतिहास पूछ करता है, सम्मान करता है। इतिहास में हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, जो सुव्यवस्था दी है, उस क्षत्रियत्व के कारण दी है, और उस क्षत्रियत्व को हम वापस पैदा कर सकें, ऐसी आदर्श स्थिति बने, ये तन सिंह जी की कल्पना थी, ये तन सिंह जी की पीड़ा थी। उस पीड़ा के अनुसार उन्होंने इस संगठन को खड़ा किया, और इस संगठन को निरंतर चलते हुए, निरंतर कर्मठता के साथ चलते हुए, धैर्यपूर्वक चलते हुए आज तक 74 साल तक समय चलाता आ रहा है। विपरीत परिस्थितियां भी आई है, अनेक प्रकार के आंतरिक और बाह्य कष्ट भी आते हैं, दुविधाएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन सब जो निरंतर चलता है उसके सामने टिक नहीं पाती, चली जाती हैं। और अब जब हमने 75 वर्ष में प्रवेश किया है तो हीरक जयंती को भी हम मनाएंगे, बहुत ज़ोर शोर से मनाएंगे। परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत हो, पर हमारा हौसला बुलंद है। इस संघ के हीरक जयंती वर्ष में अधिक से अधिक लोगों तक हम संघ की बात पहुंचाएंगे, ऐसा संकल्प पूज्य तन सिंह जी की आज की इस जन्म तिथि पर, इस जयंती के वर्ष में हमने जो उनके जीवन के बारे में सुना, उससे हमको प्रेरणा मिली है, और हम उन्हीं की तरह समर्पित भाव से संघ का काम करने में जुटे रहें, ऐसा संकल्प हमारा मजबूत बनता जा रहा है। जय संघ शक्ति।